कदे दूध बिलाई पीजा, कदे रजा काचो और कदे दिरानी गाले को निर कदे चुंग जाए बाछो। ये किसान जिसको कभी तो इंद्रदेव नाराज हो जाता है, कभी उसको भाव नहीं मिलता और कभी कोई योजना की पूंछ हाथ भी आ जाती है तो फिर सरकार के पाले में जाके फिर अटक जाता है, लेकिन इसके हिस्से में आने नहीं दिया जाता। इस किसान को उस वक्त याद किया जाता है उसी तरीके से जैसे सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए, सरकारी कर्मचारी अगर दुरुस्त पदस्थापन हो तो अपने उच्च अधिकारी को जैसे एप्लीकेशन देता है कि घर पे मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मेरे को उसकी ध्यान रखना है, उसकी सेवा करनी है, उसी तरीके से ये किसान सिर्फ और सिर्फ वोट के वक्त मार्मिक अपील के लिए नेताओं की जुबान पे आता है, बाकी वक्त नहीं आता। उसी तरीके से जैसे बूढ़ी माँ चाहे घर आने के बाद उसकी सेवा करे न करे, लेकिन वो छुट्टी उसी के नाम से लेता है, उसी तरीके से ये पार्टियां और नेता वोट किसान के नाम से लेती हैं, लेकिन इसका भला हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। अरे पूरे हिंदुस्तान में 80% आबादी किसानों की है, खेती पे निर्भर है, फिर भी क्या मजबूरी है कि किसानों को ही बार बार सड़क पे उतरना पड़ रहा है, किसानों को ही बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली जाम करना हो, चाहे फतेहपुर का आंदोलन हो, चाहे सरदार शहर का आंदोलन हो, चाहे राजगढ़ का आंदोलन हो, चाहे गढ़साना का आंदोलन हो, चाहे दौसा का आंदोलन हो, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बार बार इस किसान को इस सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर वोट खिलाते टाइम आप किसान को जिस तरीके से मार्मिक अपील करते हो तो नीति बनाते टाइम इस किसान को आप मद्देनजर क्यों नहीं रखते, ये समझ से परे है। यह योजना कृषि आदान और अनुदान जिस तरीके से सितंबर और अक्टूबर माह में फसलें खराब हुई, जिसकी इंश्योरेंस थी, जिसका बीमा था, प्रीमियम कटा हुआ था, उन्होंने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, सर्वे हुआ और उनको मुआवजा मिला। लेकिन जिस किसान ने बीमा नहीं करवा रखी थी, जिसका बीमा नहीं था, वो कहां जाए। इसलिए इस कृषि आदान और अनुदान जो पहले से चली आ रही योजना है, किसानों की पीड़ा आई हमारे मोर्चे के पास में, हमारे पास में, तब हमने देखा कि किस तरीके से इन किसानों को भी कुछ न कुछ संबल मिले, कुछ ठंडे छांटे मिले, तो हमने ये कृषि आदान अनुदान योजना की खोज हुई। कृषि आदान अनुदान योजना जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया 33% से ज्यादा खराबा अगर किसी क्षेत्र में होता है तो उस योजना के पात्र पाए जाते हैं, और अपने क्षेत्र फतेहपुर में 52% खराबा पाया गया, प्रमाणित हुआ। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावरी, पटवारी सबकी मोहर लगी और राज्य सरकार के पास फाइल गई। और राज्य सरकार के पास फाइल जाने के बाद में जो आपत्ति लगी उसको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि गिरदावरी विलंब से हुई। मुझे ये समझ नहीं आता कि गिरदावरी सरकार करती है, अनुदान सरकार देती है, अगर अपने एक दिन बिजली का बिल जमा कराने में लेट हो जाते हैं तो पेनल्टी वसूल करती है। अगर आप गिरदावरी विलंब से कर रहे हो तो हमारा पैसा पेनल्टी से देना चाहिए, नहीं कि जो मूल है वही खा रहे हो। जब इस योजना की जिस आपत्ति का मुझे पता चला, मैंने संयुक्त मोर्चे के सभी साथियों को इकट्ठा करके इस तहसील के प्रबुद्धजन जो अग्रणी थे, छोटी मोटी चौधरी पंचायती करते हैं, उनको इकट्ठा हम सबको एक जगह बैठ के हमने डिसाइड किया कि इस तरीके से ये आपत्ति लगी। उस टाइम कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आंदोलन की राह बहुत मुश्किल है, इस तरीके से अनुदान किस तरीके से अपने दिलाए जाएं। उन्होंने कहा उस टाइम जब पहला ही फेज चल रहा था तो बड़ा डीमोटिवेशन हुआ कि किस तरीके से ये परिणाम क्या रहेगा। एक दिल में इच्छा थी कि 35,000 किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे इनको न्याय मिले। एक सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अर्जुन की आंख की तरह। लेकिन जो मुश्किलें आई तो उनसे हमने सीखा कि राह में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, राह में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, और कोई रास्ता रोके तो हौसला और बढ़ता है। अगर बिकने पे आ जाए कोई तो दाम अक्सर घट जाते हैं, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। हमने हौसला बनाए रखा सब साथियों की कि किस तरीके से इसको फाइनल किसानों के साथ न्याय हो। हमने हमारे जनप्रतिनिधि के पास गए, सबका निर्णय हुआ कि हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए। 2 महीने तक हम 4 मई, 30 मई, 12 जुलाई
और 4 जुलाई हमने 4 वार्ता उनके साथ की। 2 महीने में कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया, लेकिन लगातार तारीख पे तारीख मिलती गई। तो हमने निश्चय किया कि अब इससे न्याय की उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ सड़क का रास्ता ही शेष है। फिर सब हमने पुणे मीटिंग करके जिस तरीके से गांव में जागृति यात्रा निकाली, आपके बीच गए, और जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे जो 14,000 रुपए खाते में आने वाले थे, क्योंकि गांव में 13,600 का नहीं 14,000 का ही था कि 14,000 रुपए आने वाले हैं, कि जो 14,000 रुपए हमारे खाते में आने वाले थे, उस पर कहीं न कहीं आपत्ति लगी है, कहीं न कहीं वो षड्यंत्र पूर्वक रोका गया है। ये आपको पता चला, आपके चेहरे पे गांव में निराशा आई। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, बड़ी निराशा उनके चेहरे पे हुई, और एक आक्रोश और गुस्सा एक उनके चेहरे पे देखने को मिला, और वो आक्रोश और गुस्सा इस महापड़ाव के रूप में आज आपके सबके सामने समर्पित है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि फतेहपुर की इस धरा पर जो ऐतिहासिक आंदोलन ये आज होने जा रहा है, हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टियों की सभाएं इससे बड़ी हुई हो, किसी राजनीतिक दलों की सभाएं बड़ी हुई हो, किसी नेता के करने में बड़ी सभाएं हुई हो, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए इतनी बड़ी सभा आज तक फतेहपुर में मैंने नहीं देखी। तो इससे हमें बहुत खुशी है कि एक छोटी सी चिंगारी आपके दिल में जलाई थी, और वो मसाल बन के आज इस फतेहपुर उपखंड कार्यालय में उपस्थित है, और इस मसाल को देख रहे हैं तो हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है कि ये हक अपने को मिलेगा भी, और ये सरकारें आगे से फतेहपुर के किसानों पे कलम से अत्याचार करने का कभी नहीं सोचेंगी। जैसा हमने गांव में आपसे वादा किया था कि वहां कोई झंडा नहीं होगा, बैनर नहीं होगा, कोई मंच नहीं होगा, इस किसान के बैनर नीचे सब बैठेंगे, और किसान के बैनर नीचे आज आपको जो है ये पड़ाव चल रहा है। अभी सूचना ये है कि उपखंड कार्यालय से जो अभिभाषक संघ है, वकीलों का संघ, उन्होंने भी अपने आंदोलन को समर्थन देते हुए बंद का आह्वान किया है। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। आज निजी शिक्षण संस्थान जो भी किसानों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, किसानों की ही स्कूलें हैं, उन्होंने भी आज स्कूल निजी शिक्षण संस्थान बंद का आह्वान किया था। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी किसानों की इस मांग में अपना समर्थन जताया। अन्य बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने इस किसान महापड़ाव को, किसान आंदोलन को समर्थन दिया। आप सबका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि 3-4 दौर की हमारी वार्ता होने के बाद में अंततः 12 जून को मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के लिए डेलीगेशन को जयपुर बुलाया गया माननीय विधायक महोदय द्वारा, और लगातार हमें कि मिलवाया जाएगा, जैसा हरलाल जी ने आपको पूरी बताई। और लास्ट 25 जून को ये कह दिया गया कि आप पीछे क्यों पड़े हो, ये जो है हमने लिख के दे दिया। फिर हमने वहां सेक्रेटरीट में पता किया तो वहां भी कुछ कागज पत्र मिला नहीं, तब हमें इस सड़क का रास्ता जो है अपनाना पड़ा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं थी कि हम सड़क के रास्ते पर कोई आपको परेशानी हो, लेकिन अत्यंत खुशी की बात है कि इसने अभी गुड़ाई और बुआई के समय में भी आप इतनी संख्या में आए हो, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हो। 5 दिन यात्रा निकाली। आज का दिन जब कल पड़ाव भी लग रहा था तो सरकार सीआईडी की रिपोर्टें जा रही थी, लेकिन वो देख रहे थे, क्या दम देखना चाह रहे थे। नहीं तो उनको पहले ही बुलाना चाहिए था कि किसान गांव में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, महापड़ाव होने वाला है। लेकिन 5, 6, 7, 10 दिन तक कानों पे जू नहीं लगी। और ऐसा घमंड हमारे आला अधिकारियों में और हमारे जनप्रतिनिधियों में देखने को मिला कि मैं बताना चाहूंगा कि हमने वक्त के साथ जीवन को रंग बदलते देखा है, हमने वक्त के साथ जीवन को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। जो लोग जिनके चलने से होता था शेर के चलने का गुमान, उन्हीं लोगों को बैसाखी का सहारा लिए देखा है। और जिनके हाथ के इशारे से टूट जाया करते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर-थर कांपते देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाया करते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात के पानी की तरह रोते देखा है। जिनकी आवाज में था बिजली के कड़कने का एहसास, उन्हीं होठों पे चुप्पी का ताला लगा देखा है। माननीय महोदय, माननीय विधायक जी, माननीय राज, ये जो दौलत, शोहरत, सत्ता, पावर, ये मेरे किसान भाइयों की बदौलत है। अगर कर सकते हो, दिला सकते हो तो उनको अनुदान दिलाओ। नहीं, हमने भी ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत देखे हैं। ये आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से आगे ये बढ़ेगा, क्या आप सबके साथ बैठ के तय करेंगे। जैसा आज सुबह एक कॉल आई कि एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए बुलाया गया, और एक डेलीगेशन अभी आप शुरू होने के बाद में रवाना भी किया गया है। वो जयपुर के लिए रवाना किया गया है।
1 से 2 बजे के बीच में मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मिला और हमारा डेलीगेशन जयपुर पहुंच गया है। क्या वार्ता रहती है, क्या नतीजे रहती है? अपना लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमें कृषि आदान अनुदान चाहिए। अपन कोई सरकार से नई पॉलिसी नहीं बनवा रहे, नया बिल नहीं मंगवा रहे, नया कानून पारित नहीं करवा रहे। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो पात्रता हम रखते हैं 52% खराबे के साथ में, जिस तरीके से एक बच्ची के 80% नंबर आने पे उसको गार्गी पुरस्कार मिलता है, सिंपल भाषा में समझाता हूं, 80% नंबर आने पे उसको गार्गी पुरस्कार मिलता है, ठीक उसी तरीके से 33% से अधिक खराबा क्षेत्र में होने पे उनको कृषि आदान अनुदान मिलता है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी ये कह के उस बच्ची को मना कर दे कि प्रिंसिपल ने तेरा नाम देरी से भेजा और आपको गार्गी पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी? वही पीड़ा आज इन किसानों के दिल पे गुजरी है इस आपत्ति के साथ में कि गिरदावरी विलंब से हुई। हम पात्र हैं, लेकिन किस राजनीतिक षड्यंत्र, वोट की राजनीति, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो, बैलेंस हो। पूरे सीकर जिले में आपको गर्व महसूस होगा, आप गर्व महसूस करोगे। पूरे सीकर जिले में सिर्फ फतेहपुर तहसील में खराबा पाया गया। खराबा तो सारे बहुत क्षेत्र में हुआ, रामगढ़ में भी हुआ, इधर भी सीकर जिले में बहुत जगह खराबा हुआ, लेकिन फतेहपुर में ही वो खराबा जो है माना गया। उसके पीछे लंबा संघर्ष रहा। हमारे समय पे जनप्रतिनिधि जागे, रामगढ़ के क्षेत्र के साथी भी यहाँ आए हुए हैं, इनको भी जगाने का प्रयास किया, लेकिन किस मुगालते में रहे, क्या कर स्थितियां रही, ये तो क्योंकि इनके साथ बड़ा पावर था, रामगढ़ क्षेत्र में बड़ा पावर था, इसलिए बड़े पावर के भरोसे रहे या क्या रहे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वहां उनके साथ भी अन्याय हुआ। लेकिन वो भी अपने भाई हैं, साथ हैं। ये फसल चल रही है 2022 की, अभी राज्य चाहे तो अभी गिरदावरी करा के इस फसल का अनुदान दिला दो। अगर पिछली बार खराबा होते हुए भी उनका खराबा नहीं दिखाया गया, तो इस बार अगर इंद्रदेव मेहरबान रहे, अच्छी फसल हो, तो भी कागजों में दिखा के सरकार दे सकती है, उनको भी बराबर लो। लेकिन दो समानांतर रेखाओं में अगर लंबी रेखा है और दोनों को एक लंबी एक छोटी है और दोनों को अगर बराबर करना है, तो उसका सही तरीका यह है कि छोटी रेखा को आप लंबी खींच दो। यह तरीका सही नहीं है कि जो रेखा लंबी है उसको काट दो। छोटी रेखा को लंबी खींच के उसके बराबर कर सकते हो आप, लेकिन बड़ी रेखा को काट के छोटी करना ये न्याय संगत नहीं है, और लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र में इस तरीके से दुशासन करना कि 35,000 परिवारों के पेट पे किस तरीके से कलम से कुठाराघात करना कतई ही वाजिब नहीं है। किस तरीके का सलाहकार मंडल रहा होगा हमारे जनप्रतिनिधि का, किसने सलाह दी ये तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मोर्चे का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। हमने पहले भी विधायक महोदय से कहा कि आप कंधे से कंधा मिला के आप हमारे साथ खड़े हो, सामने छाती खड़े मत खड़ा रहो। सागर होगा मारो कतई उद्देश्य को नहीं कि इस मोर्चे के माध्यम से किसी की राजनीति को बढ़ाना, किसी का कद बढ़ाना या किसी का कम करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। और आपको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहा। हमने पूरा मौका 2-2 महीने तक दिया। किसी के दिमाग में ये बात आए कि कोई राजनीतिक करण हो रहा है तो कतई लाने की जरूरत नहीं है, ये इसका दुर्भाग्य भी है। मैंने पहले फेज में देखा भी कि जब खराबा 0 दिखाया जा रहा था और हमने चिल्ला के कहने की कोशिश की कि खराबा 0 दिखाया जा रहा है, तो कुछ साथियों ने राजनीतिक चश्मे से उसको देखा कि ये राजनीति के तहत बोल रहा है, और जब उनको बाद में पता चला कि नहीं ये तो हकीकत थी, तब उनकी आंखें खुली। इसलिए हर बात को, हर हमारे जनप्रतिनिधि की बात को जो कहे कई सच्ची भी होती है, ये फिल्टर आपको करना होता है। हर बात को राजनीतिक चश्मा लगा के देखना भी अच्छी बात नहीं है, कई बार ये भी नुकसानदेह हो जाता है, जैसा अभी मेरे रामगढ़ के साथ हुआ। इसलिए आप बातों को गहराई से समझते हुए निर्णय लें इस फतेहपुर की, और इस बुराई के समय। और फतेहपुर में लोगों ने कहा कि जनता यहाँ की जागरूक नहीं है, बहुत बार आंदोलन हुए लेकिन गांव में लोग नहीं निकलते हैं, अपने हक अधिकार को नहीं जानते हैं। लेकिन हमने पूर्ण विश्वास था कि अगर उनके हक की बात की जाएगी, सिर्फ 13,600 की बात की जाएगी और उनको पूरी बात बताई जाएगी, तो निश्चित रूप से फतेहपुर का किसान उमड़ेगा और बड़ी संख्या में उमड़ेगा। और ये परिणाम आपके सामने है। कई बार हुई तो आगे की रणनीति के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा। ये आप निश्चित रहें कि आंदोलन अनुशासित तरीके से अभी चलेगा 3, 4, 5 रोज।
और उसके बाद भी सरकार अगर सुनाई नहीं करती है और आप सबका सहयोग रहा तो कूच करना पड़ा, सीकर पड़ाव डालना पड़ा, या यहाँ फतेहपुर में अन्य गतिविधियां करनी पड़ी। हम सारी वो गतिविधियां अनुशासित तरीके से गांधी जी के मार्गदर्शन में चलते हुए, भगत सिंह को फॉलो करते हुए, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और तमाम क्रांतिकारी साथियों के विचारों से सहमत होते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और हक लेकर रहेंगे। सिर्फ जरूरत है तो आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की, क्योंकि आंदोलन अब आपका हो चुका है, खुद का हो चुका है। कहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। इसलिए आप निश्चित रहें, इस लड़ाई बहुत मजबूती के साथ में, संयम के साथ में अपन लड़ेंगे। आपका विश्वास बना रहे, कहीं भी राजनीतिक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी सुझाव देगा, आप में से जो निर्णय आपका करोगे वो सबका सर्वसम्मति से निर्णय होगा। आप में से जो भी कोई भी यहाँ अपना सुझाव देना चाहे वो सब आमंत्रित हैं। हमारे साथियों को आप नाम लिखा सकते हैं कि ये साथी बोलना चाहता है, उसको सब्जेक्ट के बारे में बोलना है, तो आप सबका ये मंच है। आप इसको कहीं कुछ लोगों का मंच समझ के आप कहीं ये सोच रहे कि कुछ लोगों का मंच, आप कोई भी विचार साथी रख सकता है, सिर्फ नाम यहाँ पे दर्ज करा के। इसके साथ ही मैं आप सबसे ये आशा और उम्मीद रखता हूँ कि इस आंदोलन को में जब भी आगे चरणों में चलेगा तो आपका साथ और विश्वास बना रहेगा। क्या ऐसी अपेक्षा हम आपसे कर सकते हैं? हाथ उठा के एक बार बताएंगे कि शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से अहिंसा के मार्ग पे गांधी जी, भगत सिंह, चाचा टोपे, सरदार, उनके पच्चीनों पे चलते इस आंदोलन को सीमित अगर आगे लेके जाना तो आप हाथ उठा के एक बार समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान। गर्व से कहो, गर्व से कहो, मेरा हक, मेरा हक। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में। धन्यवाद।